कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र के 2 साल मुकम्मल होने पर जो है नॉर्मल हालत में तकरीबन 50 अल्फाज जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ 1-2 लाइन्स भी बोलना शुरू कर देते हैं। जब यही बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनके अल्फाज की जो तादाद है वो 1000 हो जाती है और जो उनका बोलना होता है यानी उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 से 4 हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है इस उम्र में भी आकर जो है वो बोल नहीं पा रहे होते, उनके अल्फाज बहुत कम होते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद खुज़ैमा अरसलान बुखारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये बता दें कि क्या कॉजेज हैं कि बच्चा जो है उसकी जो स्पीच है वो डिले हो गई है। देखिए जी, इसमें जो डिले स्पीच है ना, इसका बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, और जब से ये मोबाइल फ़ोन और ये गैजेट्स और ये चीज़ें आई हैं तो ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ बढ़ चुकी है। देखिए इसमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो आपका डिले इन स्पीच है कि भाई नॉर्मली बच्चे कब बोलना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली होता है कि जब 1 साल की उम्र होती है तो बच्चे 1 या 2 लफ्ज़ बोलना प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन और के विद पैसेज ऑफ टाइम जैसा आपने भी कहा कि ख़ास उम्र पे 40-50 और फिर जुमले और इस तरह करके बच्चों की एक स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होती है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंटली डिले है, यानी कि वो ना सिर्फ स्पीच में डिले है बल्कि उसके बाकी जो माइलस्टोन्स हैं वो भी पीछे जा रहे हैं, मतलब वो रूटीन पे नहीं है। क्योंकि माइलस्टोन जो बनाए जाते हैं ये एक एवरेज बच्चे को दुनिया, मतलब एक एवरेज बच्चा कितने महीने का होके क्या करेगा, कितने साल का होके क्या करेगा, तो उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। उसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कि अगर एक बच्चा 1 साल में नहीं, हो सकता है कि वो लाइक 15 महीने में बोलना स्टार्ट कर दे, उसको भी हम नॉर्मल ही लेते हैं, और कई दफ़ा बच्चे जल्दी भी बोल लेते हैं। तो इसमें जो बड़ी वजूहात है ना जो आजकल देखने में आ रही है आजकल के हिसाब से, उसमें एक तो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आए हैं, क्योंकि लर्निंग जो है ना, देखें ये एक प्रोसेस है। बच्चे को जो पैदा होते हैं ना, वो जो पैदा होते हैं वो एक एरिया के साथ पैदा होते हैं जो कि उनका स्पीच एरिया होता है, लेकिन वो लर्न करते हैं लैंग्वेज को, और वो लर्न कैसे करते हैं कि वो सुनते हैं। जौन सी लैंग्वेज उनके गिर्द बोली जाती है वो सुनते हैं और वो अल्फाज उनकी मेमोरी में चले जाते हैं और वो फिर उनको यूज़ करते हैं, फिर जुमले बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से भी देखा गया है कि बच्चों का डिले हो जाता है स्पीच में। और लेकिन इसके साथ अब दूसरी चीज़ें वो हैं कि जिनको आप कह लें कि जो ऑर्गेनिक रीज़न है, जिनमें वाकई में ऐसी कोई वजह नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा की स्पीच डिले होती है। उसमें कुछ तो ऑब्वियस चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल एनोमलीज हो गई, यानी कि किसी का लिप सही तरह नहीं बना है, किसी का तालु सही नहीं है, और या ज़बान में कोई प्रॉब्लम है, टंग टाइड जिसको बोलते हैं, तो उस वजह से उनकी स्पीच में डिले होती है। लेकिन ज़्यादातर ये जो कंडीशंस हैं ये आइडेंटिफाई हो जाती हैं और ये सारी काबिल इलाज है। दूसरी चीज़ें वो हैं जो चीज़ें ऑटिज्म की तरफ चली जाती हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा जो प्रीमेच्योर बर्थ है वो भी इसकी वजह है एक डिलेड स्पीच की बच्चों में? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि प्रीमेच्योर भी एक वजह है। कि देखिए प्रीमेच्योर में बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो एक थोड़ा सा उसका एक ग्लोबल डिले होता है, मतलब वो बच्चे गर्दन भी लेट संभालते हैं, वो बैठते भी लेट हैं, वो चलते भी लेट हैं, तो वो बोलते भी लेट हैं। लेकिन हम उनके सारे पैरामीटर्स को जांच रहे होते हैं और उनके हिसाब से उनको असेस करते हैं। अगर तो सारी चीज़ें एक डिले के साथ चल रही हैं लेकिन एक प्रॉपर वे से चल रही हैं तो उसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ वालिदैन को हम लोग तसल्ली ही देते हैं और उनको बताते हैं कि बच्चों से इंटरेक्ट करें। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लर्निंग सारी बच्चों के सुनने से है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है और उसकी कोई स्पीच नहीं है तो जो पहला टेस्ट हम ऑर्डर करते हैं दैट इज ऑडियोमेट्री, कि बच्चा सुनता कैसे है। क्या सर, आपने ऑटिज्म की बात की है तो ये है क्या, मतलब हमारे नाजरीन को इस हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बता दें। देखिए ऑटिज्म बेसिकली एक ऐसी आप कह लें कि पैदाइशी नुक्स है, एक ऐसा आपका क्रोमोसोमल यानी कि प्रॉब्लम है जो कि फैमिलीज में आ सकता है, और उसकी अभी तक जो एग्जैक्ट वजूहात हैं
वो मालूम नहीं हो सके कि क्यों ये होता है। कुछ में ये है कि वो कहते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कुछ वो कहते हैं कि कई दफ़ा फैमिलीज में उनमें पोटेंशियली ये चीज़ आ सकती है। ऐसा होता है सॉरी जेनेटिकली? हाँ जी बिल्कुल, वही मैं उससे भी आ रहा था कि फैमिलीज में यानी कि जेनेटिकली भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, और इसमें बच्चा जो होता है वो उसमें आप कह लें कि ओवर रिएक्ट करता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और उसकी वजह से ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला रखता है, आइसोलेशन में रखता है, आई कांटेक्ट नहीं होता, स्पीच तो उसका प्रॉब्लम होता ही है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑटिज्म के जो बच्चे हैं वो स्पीच डिले के साथ ही प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया जाता है, असेस किया जाता है, तो पता लगता है कि ना सिर्फ स्पीच डिले है बल्कि बाकी इसके भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। ग्रोथ भी बिल्कुल, ग्रोथ मतलब ओवरऑल ग्रोथ उनकी इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन ब्रेन ग्रोथ की जहाँ तक ताल्लुक है उसमें डेफिनेटली उनमें चीज़ें मिलती हैं, और फिर उसी हिसाब से देखा जाता है, और उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, अगर वो उन पे फिट आता है, क्योंकि इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, तो एक स्पेक्ट्रम है रादर, तो उस वजह से फिर उसमें आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोसिस का क्लिनिकल ही है, लेकिन ये बड़े टिपिकल साइन सिम्टम्स के साथ अक्सर बच्चे आते हैं, और इसमें फिर स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिफरेंट। ये बताइएगा कि मतलब वालिदैन जो हैं उनको कितनी एज तक, स्पेसिफिक एज में जब उनका बच्चा सही से बात नहीं कर पा रहा होता, तो उनको जो है विजिट करना चाहिए डॉक्टर्स को, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि बच्चा क्यों नहीं बोल पा रहा, मतलब कोई वैसे ही उसको इश्यू नहीं है, वैसे ही थोड़ा सा टाइम ले रहा है, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? देखिए इसमें यह है कि जैसे मैंने अभी बताया और आपने भी इंट्रो में बताया था कि बच्चा नॉर्मली जब 1 साल का होता है तो 1 से 2 लफ्ज़ क्लियरली बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर तो लाइक 3-4 महीने तक, मतलब वो अगर आपका 15 से 16 महीने तक का हो गया लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, तो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर 1.5 साल तक अल्फाज बिल्कुल ज़ीरो है, डिस्पाइट कि आप उसको कोई ऑब्वियस उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल हो सकती है या कोई प्री मैच्योरिटी है और बाकी चीज़ें, अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली उस वक्त फ़ौरन से अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन को मिलना चाहिए। और मैंने बताया कि उसमें सबसे पहला टेस्ट जो वो करेगा हिस्ट्री लेने के बाद वो ऑडियोमेट्री ही है कि बच्चा सुनता कैसे है, वो सुनेगा नहीं तो लैंग्वेज कैसे सीखेगा। हियरिंग लॉस या ईयर इन्फेक्शंस वगैरह भी स्पीच जो है उसमें डिलेट का जो है वो सबब बनते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वालिदैन जो हैं वो मतलब आपने स्पेसिफिक बता दिया कि इतनी देर में जो है बच्चा जो है बोलना शुरू कर दे, या अगर नहीं बोल रहा तो फिर आप जो है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो आप ये बता दें, जैसे आपने स्पीच थेरेपीज की बात की है, वो कितनी इफेक्टिव हैं और किस एज में आके जो बच्चा है उसको स्पीच थेरेपी जो है वो दी जाए? देखिए स्पीच थेरेपीज तो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। स्पीच थेरेपी बेसिकली यही होता है कि बच्चे को बुलवाना होता है, इन्वायरमेंट बना के उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है, और क्या कहते हैं, नॉर्मली स्पीच थेरेपीज हम लोग वेट करते हैं बच्चे का कि वो 2 साल तक कुछ ना कुछ बोल पड़े, लेकिन अगर उसकी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्पीच नहीं है, वो 1 या 2 लफ्ज़ भी नहीं बोलता, तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम कि जिसमें स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और फिर उसके आपको जो स्पीच थेरेपी जब आप स्टार्ट करते हैं तो विदिन 3 मंथ्स आप देखते हैं कि उसके काफ़ी अच्छे मतलब इफ़ेक्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे के जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाती है, और वो छोटे छोटे जुमले बनाना स्टार्ट कर देता है, 2-2 लफ्ज़ के या 3-3 लफ्ज़ के। और फिर तो एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर तो आपने उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करना होता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि सारा जो बच्चा है वो लर्न करता है सोशली, तो वालिदैन का फिर आगे रोल है कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करे। जैसे आपने ये भी बताया था कि मोबाइल फ़ोन की वजह से भी बच्चे जो हैं, क्योंकि वो उसी में लगे रहते हैं लोग, क्योंकि हम सीखते वही हैं जो हम सुनते हैं, वही हम बोलते हैं। अगर आपकी हियरिंग जो है वो अच्छी नहीं है तो आपका बोलना भी उतना अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली। तो आप ये बताइए कि वालिदैन इस रुझान को किस तरह से कम कर सकते हैं? बच्चे जो हैं उनको, अब तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको मोबाइल्स पे कार्टून दिखा देना या वीडियो कॉल्स करवा देना, मतलब कोई बाहर के मुल्क में है तो उसके साथ वीडियो कॉल्स पे बातें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको किस तरह से हम जो है वो कम कर सकते हैं? देखिए वालिदैन को एजुकेशन देनी पड़ेगी। इस वक्त ये जिस तरह के प्रोग्राम है और कई इस तरह के प्रोग्राम में और भी मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है, और भी पीडियाट्रिशियन है, वालिदैन को मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स और इनके हैजर्ड्स बताना कि यार ये आपके बच्चे को कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल। अगर उनको नॉलेज होगा तो डेफिनेटली वो फिर इससे अपने बच्चों को दूर ही रखेंगे। ये बता दें कि पाकिस्तान में ऑटिज्म का जो मुकम्मल इलाज है वो मौजूद है? देखिए, ऑटिज्म का मुकम्मल इलाज तो कहीं भी फिलहाल मौजूद नहीं है। जितने भी इलाज हैं वो यही है कि आप कह लें सपोर्टिव थेरेपी है, ताकि बच्चा इस काबिल हो जाए कि अपने आप को सपोर्ट कर सके। क्योंकि ऐसी बात है, उसकी लाइफ डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाती है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो बता नहीं पाता। तो उसमें जितनी भी थेरेपीज होती हैं उनका फोकस ये होता है कि जितना भी बच्चों को इंडिपेंडेंट किया जा सके, और वालिदैन को भी सिखाया जाता है कि किस तरह हाउ टू डील विद दैट किड। क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। जिनके बच्चों को ऑटिज्म है वो जो अभी देख रहे होंगे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बच्चे को जो कि ऑटिस्टिक बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चे को कंपेयर करना मतलब बहुत फ़र्क है उसमें। तो उसमें बेसिकली क्योर तो नहीं है, यानी आप कहेंगे पूरी डिजीज़ तो नहीं जाती, लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर है कि आप थेरेपी से और आप क्या कहते हैं प्रॉपर काउंसलिंग से, एजुकेशन के साथ उसको बहुत बेहतर आदमी बना सकते हैं। और ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, कई दफ़ा ये बहुत आप कह लें कि आपके माशरे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे बच्चे और भी ज़्यादा जो है ना, उनकी जो आर्टिस्टिक साइड होती है वो बहुत ज़्यादा जो है इन्हांस हुई होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। अच्छा सर, ये बताते हैं जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उनको भी ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए भी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, इस वजह से भी उनकी जो स्पीच है वो डिलेड होती है डाउन सिंड्रोम बच्चों की। ऐसे ही है जी, डाउन सिंड्रोम भी ये होता है कि डाउन सिंड्रोम का तो ये है कि वो बहुत जल्दी अक्सर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनके आप कह लें पिक्यूलियर किस्म के स्ट्रक्चर की वजह से, और अक्सर 2 से 3 या मैक्सिमम 4 माह में वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। वालिदैन को खुद उनकी मतलब उनके कुछ चेहरे के खदोखाल ऐसे होते हैं कि जिनको देख के उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये हमारा बच्चा उस तरह का नहीं है जिस तरह के बाकी बच्चे हैं। तो आइडेंटिफिकेशन की वजह से फिर फ़ायदा ये होता है कि उनको प्रॉपर काउंसल कर दिया जाता है कि भाई ये बच्चा ऐसा है, इसमें ये चीज़ डिले के साथ होगी। और अगर वालिदैन डिनाइल का शिकार नहीं हो तो वो फिर उसको अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसमें उनका इनपुट अच्छा आता है। मैंने देखा कई दफ़ा आप उनको काउंसल करते हैं लेकिन वो डिनाइल में तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा तुम्हारा ठीक है, फलां भी है, तो वो फिर उसमें कई दफ़ा डिले हो जाता है। स्पीच थेरेपी डेफिनेटली उसमें भी हेल्प आउट मिलता है और बाकी चीज़ों में भी, लेकिन आप उसमें मैंने बताया ना इन चीज़ों में कई दफ़ा क्योर नहीं होता है। आप जितना भी काम करते हैं आपका फोकस ये होता है कि यार ये बच्चों को जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके और इसको मैक्सिमम अपनी इंडिपेंडेंस दी जा सके, ताकि ये एक आपके कारामद शहरी बन के यहाँ से। सर, हमारे इन्वायरमेंट का जो है वो कितना असर पड़ता है बच्चों की ग्रोथ पे? बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना कि ये सारा कुछ तो सोशल ही है। आपकी लर्निंग, आपका इर्द गिर्द से कैसा रिस्पॉन्स है। जैसे कि आप देखें कुछ बच्चे जो थोड़े से भी जिनके प्रॉब्लम है उन्हें साईं लोग कह के बिल्कुल ये अबैंडन कर दिया जाता है, बजाय ये कि आप उनको मतलब अपनी इनकरेज करें, उनके वालिदैन की सपोर्ट बने। और इसमें स्टेट का भी काम है कि जो आपके हुकूमतें हैं वो भी इसको इस लेवल पे इन्वॉल्व हो। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में होता था, उनमें बहुत सारे ऑटिज्म के और एबनॉर्मल सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट जॉब्स करते थे, रेगुलर जॉब्स करते थे। जॉब्स को उनके मुताबिक मॉडिफाई कर दिया जाता था, उनके मुताबिक जॉब क्रिएट कर दी जाती थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बजाय ये कि हमारी आगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और बेरोजगारी भी इतनी है, अगर मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इस तरह के लोग आप पे फिर बोझ बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो और ज़्यादा आप एक विशेष साइकिल में स्टक हो जाएंगे। और जैसे आपने बात की ना वो उसको बच्चों, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि हम लोग इतना इखलाकी तौर पर क्यों पीछे हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं जो ऐसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके सामने ही लोग पूछ रहे होते हैं कि इनको क्या हुआ, कब बोलना शुरू किया, क्यों नहीं किया। मतलब इखलाकियात कहाँ पे हैं, कितना रोल है इखलाकियात का, ताकि वो बच्चा जो है वो और भी ज़्यादा जो है डर जाता है। और मुझे ये भी बता दें कि डर और खौफ की वजह से भी यकीनन बच्चों की जो नशोनुमा है उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। देखिए मैं यही बात की है कि एजुकेशन इज और ट्रेनिंग, लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको ट्रेन किया जाए
कि यार ये आपके माशरे का पार्ट है, ये भी आपकी तरह के, मतलब आपकी तरह के तो नहीं, लेकिन इसीलिए इनको स्पेशल कहा जाता है, ये स्पेशल लोग हैं, इनको स्पेशल डीलिंग चाहिए। आपको ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी। अगर वही वाली बात हुई कि अगर आप उनको धुतकार देंगे या बिल्कुल उनको साइडलाइन कर देंगे तो फिर तो मतलब मसला ये है कि ये इस तरह तो आप कभी भी इसमें से आउट नहीं हो सकते। और फिर रिजल्ट क्या निकलेगा कि वालिदैन और वो बच्चा वो बिल्कुल ही एक ऐसे माहौल में चला जाएगा कि वो आपकी मतलब एक करामत शहरी नहीं बन सकेगा, और वो जो उसके अंदर पोटेंशियल है आप कभी उसको यूटिलाइज ही कर सकते। बिल्कुल। और देखिए ना, हमने अगर बाहर के ममालिक में देखें तो ऐसे बच्चों को बहुत अच्छे से डील भी किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई इतना ख़ास निज़ाम मौजूद नहीं है। मौशरती तौर पर भी अगर हम देखें, हालांकि हमारा जो दीन इस्लाम है वो हमें यही सिखाता है कि सबको एक साथ लेकर चलना है, हमें इक्वालिटी पे जो है वो बेस्ड करता है। लेकिन अगर हम स्कूल लेवल पर भी देखें तो यही है कि अगर वो बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ने भी जाता है तो आधी क्लास तो पहले दिन जो है उसको मुड़ के देखेगी, उसको जो है ना ऐसा फील कराएगी कि वो ही सबसे डिफरेंट है, और फिर उसको टीस भी किया जाता है। तो वालिदैन, वो बच्चे जो बिल्कुल ठीक हैं, वालिदैन उसमें कितना रोल प्ले कर सकते हैं अपने बच्चों को समझाने में कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत से डील किया जाए, उनके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाई जाए ताकि जो है वो अपने आप को खुद से कमतर ना समझें। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। देखिए वालिदैन का ही रोल है इसमें मेन, क्योंकि वालिदैन ही एक आप कह लें कि एक दीवार बन जाते हैं माशरे और बच्चे के दरमियान। क्योंकि जब माशरा उसको टीस कर रहा होता है, जब उसको इग्नोर किया जा रहा होता है, तो वालिदैन जो कि जैसी बात है वालिदैन होते भी बहुत क्लोज है, और वो बहुत ज़्यादा आपने एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे वालिदैन के अंदर मोहब्बत डाली अपनी औलाद के लिए। बस सिर्फ़ और सिर्फ उनको वालिदैन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है कि इन बच्चों को डील करने का तरीका, सही तरीका क्या है। अगर वो ये सही तरीका समझ जाएंगे, वो प्रॉपर्ली ट्रेन हो जाएंगे, तो यही बच्चे जो कि आपके माशरे में बिल्कुल बेचारे इग्नोर किए जा रहे हैं, ये आपके बड़े करामत शहरी बन सकते हैं, इनका पोटेंशियल यूज़ किया जा सकता है और इन्हें डिफरेंट प्रोफेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सर ये बच्चे हम आम जो बच्चे हैं उनकी निस्बत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है। ये बता दें, मतलब जिससे हमने बात की कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेट करना चाहिए हमें अपने सोसाइटी को भी, तो आया कुछ इस तरह के सेमिनार्स कंडक्ट किए जाएं स्कूल लेवल पर, जो है डेली कोई वीक में एक दिन ऐसे बच्चों के हवाले से या मंथ में एक दिन ऐसे बच्चों के हवाले से जो है हॉल में जिस तरह बच्चों को हम वो करते हैं, एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की जाए, लोगों को, बच्चों को ये समझाया जाए कि ऐसे बच्चों को हमने किस तरह से अपने साथ लेकर चलना है। और दूसरा, कार्टून्स के जरिए, ऑब्वियसली बच्चे कार्टून देखते हैं और वो चीज़ें देखते हैं, पिक करते हैं जो वो देख रहे होते हैं। विजुअली जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको हमारे जो है जहनों पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो कार्टून्स इस तरह के बच्चों के लिए बनाए जाएं ताकि वो जो इस तरह के एबनॉर्मल बच्चे हैं या उनको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उनको अपने साथ लेकर चलें और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग जो है उसको बनाएं। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं कि ये सारे प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि स्कूल लेवल पे होनी चाहिए बल्कि हमारी कम्युनिटी के लेवल पे होनी चाहिए, मीडिया के लेवल पे होनी चाहिए। इन पे प्रोग्राम्स हो, लोगों को एजुकेट करें। सिर्फ एजुकेट नहीं, उनको ट्रेन भी किया जाए, क्योंकि खाली एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। आप ये तो बता दें कि रेड पे रुकने और ग्रीन पे आपने जाना है, लेकिन उसके साथ साथ आप जब ट्रेन करेंगे और उनको बताएंगे कि इसके फायदे कितने हैं तो ही लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये जितने हमारे स्पेशल बच्चे हैं, जितने भी अबनॉर्मल बच्चे होते हैं, इनको अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए, इनका जो पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल गेन करने के लिए ज़रूरी है कि इनके वालिदैन को सबसे पहले ट्रेन किया जाए, फिर बच्चों को प्रॉपर्ली सपोर्टिव उसमें डाला जाए, प्रोग्राम में डाला जाए ताकि उनकी स्पीच इम्प्रूव करें, उनकी स्किल्स इम्प्रूव करें। उनके घर वाले जब एक दफ़ा हो जाएंगे ट्रेन, बच्चे बेहतर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उनका यही होता है ना कि एक बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जब एक प्रोफेशन वाला देखेगा कि यार ये तो बहुत बेहतर इंटरेक्ट कर रहा है। और जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया और मैं भी बता रहा था कि ये कई दफ़ा अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ ले ली है तो अल्लाह उसको कॉम्पनसेट भी करता है। और इनकी इतनी अच्छी आर्टिस्टिक स्किल होती है कि कई दफ़ा ये अपने, आप कह लें कि इनके टेढ़े हाथों से भी
इतनी प्यारी ड्राइंग और इतनी प्यारी चीज़ बनाते हैं कि आप और मेरे जैसे लोग नॉर्मल हाथ से भी बिल्कुल, इतनी कैलीग्राफी स्किल्स उनकी अच्छी होती हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा है वो अपने पाँवों से पेंटिंग बना रहे होते हैं और ऐसी हैरान होने वाली जो है वो चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं कि हम लोग हैरान ही रह जाते हैं कि ये वाकई इस बंदे ने क्रिएट किया है। तो बहुत ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसे बच्चे जो हैं ऑब्वियसली अपनी हेल्थ से भी फाइट कर रहे होते हैं, तो माशरे के जो लोग हैं उनकी नज़रें भी उनको खा रही होती हैं, लोग देख के भी बातें कर रहे होते हैं, उनसे नहीं भी कहेंगे तो एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखेंगे और फिर आपस में जो है गॉसिपिंग करेंगे। उससे बच्चे को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बच्चा डिसहार्ट हो जाता है। तो उसकी हौसला अफजाई किस तरह की जाए, ऐसे बच्चों को एजुकेट किस तरह किया जाए कि अगर लोग इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो उन्हें किस तरह से उनसे डील करना है? देखिए, इसमें जैसे कि अभी पहले भी जिक्र हुआ कि इसमें ज़्यादा क्लीदी रोल जो है ना वो वालिदैन का, और उसके बाद माशरा तो आता ही है। बिल्कुल, जब वालिदैन मजबूत होंगे और अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देंगे और वो उसे हर चीज़ में अपने साथ रखेंगे, उसका पोटेंशियल यूज़ करेंगे, तो इन चीज़ों पे ओवरकम किया जा सकता है मेरे हिसाब से टू सम एक्सटेंट। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम लोग सारे माशरे का पार्ट है, हम लोग खुद मिल के एक माशरा बनाते हैं। हम लोगों को खुद को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार जितने भी लोग हैं उनको पोटेंशियल उनका यूज़ करने के लिए, उनको अपनी सोसाइटी में लेने के लिए, उनको इग्नोर ना करने के लिए हमें भी हमारे अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी कौम को एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि यार इनको डील कैसे करना है। उनके लिए हुकूमत के लेवल पे उनके लिए प्रोग्राम्स रखे जाएं, उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं, उनके ऐसी जो कि वो कर सकें, और उनको एक इम्पॉर्टेंट आप मतलब टास्क दें, और फिर उनकी पोटेंशियल के मुताबिक अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है उसका फ़ायदा उठाया जाए। अभी मैंने देखा था कई बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हैं कंप्यूटर के, उनका ये स्किल्स को यूज़ किया जाए, या बाकी जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें कॉम्पनसेट करके स्किल दी है उनका मैक्सिमम यूज़ किया जाए, वालिदैन को इनकरेज किया जाए, और फिर वालिदैन अपने बच्चे को इस बात पे इनकरेज करें। बिल्कुल, इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माशरे में ऐसे बच्चों के लिए। और सर, हम अपने ड्रामा के थ्रू मतलब कोई भी एक ऐसी स्टोरी लाइन बना दें जिसमें जो है ऐसे बच्चों को भी दिखाया जाए और उनके साथ जो ट्रीटमेंट है दूसरे लोगों का, सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स का, वो भी जो है उसको शो किया जाए कि ऐसे बच्चों को हम किस तरह से जो है माशरे का कारआमद शहरी जो है वो बना सकते हैं। सर, हम थेरेपीज़ की बात कर रहे थे, उस पर वापस आते हैं। आप ये बताएं कि इफेक्टिव थेरेपीज़ कौन कौन सी हैं? स्पीच की ऐसी थेरेपीज, या हेयरिंग जिन बच्चों की कम होती है उनके लिए कौन कौन सी थेरेपीज हैं जिस पर जो है काम करके उनको जो है बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, हेयरिंग के लिए तो हेयरिंग एड दी जाती है। देखा जाता है कि बच्चे की हेयरिंग का लेवल क्या है, किस वजह से अगर प्रॉब्लम है तो किस लेवल पे है, क्योंकि हेयरिंग में भी डिफरेंट लेवल है, क्या ब्रेन लेवल पे है, क्या ईयर लेवल पे है, तो उसको उसके मुताबिक डील किया जाता है। इनमें कई दफ़ा जो है ना अक्सर बल्कि देखा ये गया है कि जो बच्चे डिलेड होते हैं उनमें कई दफ़ा सेंसोन्यूरल यानी कि ब्रेन के लेवल पे ही प्रॉब्लम होता है, उसमें हियरिंग एड एक हद तक हेल्प करती है। और कई दफ़ा सर्जरी भी करानी पड़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर और प्रोफाउंड प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक हेयरिंग का ताल्लुक है उसमें तो यही है। हाँ, जहाँ तक दूसरी थेरेपीज़ हैं, देखिए स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये सारी डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। ये अकॉर्डिंग टू आप कह लें प्रॉब्लम देखी जाती है कि किस बच्चे को क्या क्या थेरेपी ज़रूरत है। अगर तो उसको सिर्फ बाकी वो चीज़ों में ठीक है बिल्कुल, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सिर्फ स्पीच है तो सिर्फ स्पीच थेरेपी दी जाएगी। लेकिन अगर उसको बाकी और भी सोशली प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, बिहेवियरल थेरेपी भी है। ये सारी थेरेपीज़ हैं जो कि उनको दी जाती हैं और उसके सेक्शंस होते हैं डिफरेंट, और वो फिर जब ये कंबाइंड थेरेपीज़ होती है तो उसके बाद बच्चे में अगले कुछ माह में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, और फिर उसके बाद वालिदैन को सिखा दिया जाता है कि इसको आगे लेके कैसे चलना है। और वो फिर जब लेके चलते हैं, बच्चे में वैसे भी ग्रोथ तो हो रही होती है, तो वो फिर जब ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो फिर उसमें एक इम्प्रूवमेंट देखी जाती है कि आप बच्चा काफ़ी इस मामले में इतना इम्प्रूव कर गया कि ये अगर मज़ीद इस पर वर्कअप किया जाए तो शायद ये बहुत आप इंडिपेंडेंट हो सकता है, अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है, बता सकता है, मूव कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है बेहतर तरीके से। जी सर, फिजिकल एक्टिविटी कम होना भी बच्चों के मसाइल का बायस है, जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल भी ज़हनी नशोनुमा को कम करते हैं, तो ये किस तरह से बच्चों को मुतासर करता है और इसकी रोकथाम के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए? देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वालिदैन को और हम सब को रियलाइज़ करना चाहिए कि 3 साल से कम उम्र बच्चे का स्क्रीन टाइम, इसमें मोबाइल फ़ोन, इसमें LED, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, शुड बी 0।
ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो। ये नहीं है जी कि मैं खाना खिलाते वक्त इसको बस मोबाइल लगा देती हूँ या जी इसको फ़लाँ चीज़ में मोबाइल, क्योंकि वो उसके ना सिर्फ आंखों के लिए सेफ़ नहीं है बल्कि उसकी ब्रेन ग्रोथ में भी इंटरफेयर करता है। और ये चीज़ वालिदैन को रियलाइज़ करना चाहिए और ये बारहा समझाया भी जाता है कि यार इसको आप स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो ना सिर्फ ये आई साइट पर इफेक्ट डालेगा बल्कि बच्चे की ब्रेन ग्रोथ पे भी इफेक्ट डालेगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो कि बोलना स्टार्ट हो गए थे लेकिन इन स्क्रीन की वजह से वो म्यूट हो गए और फिर वही वालिदैन जो उनको पहले टाइम नहीं देते थे अब वो घंटों दे रहे हैं उन्हें। तो इसलिए बजाय ये कि बाद में घंटों टाइम दें, अभी से ही प्रॉपर टाइम उन्हें दे दें जो वो डिजर्व करते हैं। और खुदा के लिए इन स्क्रीन से ना अपने बच्चों को मैक्सिमम दूर रखें। स्क्रीन ने तो वैसे इस वक्त पूरी दुनिया को झगड़ा हुआ है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, लेकिन देखें छोटों के लिए ना, क्योंकि उनका ब्रेन ग्रोथ का टाइम होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही हैज़ार्डस और बहुत ही डेंजरस है और ये वालिदैन बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं करते कहीं तो। जी सर, लास्ट में कोई मैसेज ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वालिदैन और बच्चों के लिए जो इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसका शिकार हैं? देखिए वालिदैन इन सब के लिए एक सिंपल सा मैसेज है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें। अर्ली डिटेक्ट यही है कि वालिदैन जो है वो चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ये नज़रअंदाज ना करें। जैसे ही उन्हें कोई प्रॉब्लम हो वो अपने पीडियाट्रिशियन से लाजमी मिलें और असेस करवाएं। अगर उन्हें कोई शक है, बच्चा प्रॉपर बोल नहीं रहा, बैठने में लेट है या कोई और चीज़ ऐसी उन्हें प्रॉब्लमेटिक लगती है जो कि उन्हें लग रहा है कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है या सारा, अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट टाइमली होगा। टाइमली ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होता है कि रिजल्ट्स बेहतर होते हैं बजाय ये कि आप डिले करके आगे लेके जाएं, क्योंकि एक ख़ास टाइम होता है जिसमें बच्चे की लर्निंग होती है। अगर वो आप टाइम मिस कर गए तो फिर आप बाद में जो मर्जी करें, आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, आप टाइम लगाएं, आप तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता या फ़ायदा उससे नहीं होता, उस तरह का नहीं होता जिस तरह का होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि माशरे से रिक्वेस्ट है, हम सारों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपको इस तरह के बच्चे नज़र आते हैं जो कि थोड़े से नॉर्मल से हट के हैं, उनको आप सोसाइटी में लें, उनका आप सपोर्टिव आपका रोल होना चाहिए, ना कि उन्हें टीज़ करें, उनको हूट करें। अपने बच्चों को भी समझाएं कि यार ये आपके दोस्त हैं, आपका पार्ट है। और वालिदैन को प्रॉपर एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए और उनके लिए जैसे आपने खुद का प्रोग्राम्स होने चाहिए, हर लेवल पे होने चाहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे होने चाहिए, मीडिया को इस पे आना चाहिए, सोशल मीडिया को आना चाहिए और वालिदैन की सपोर्ट बने ताकि वो इस तरह के बच्चों को प्रॉपरली डील करें और वही बच्चे आगे बन के एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सके आपके माशरे में और आपके मुल्क के लिए, जो कि जिसको बहुत ज़रूरत है इस तरह के। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है इसकी। सर, हुकूमती सतह पर ऐसे बच्चों के लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं? देखें, हुकूमती सतह पे जो इक़दाम हैं वो मेरा ख्याल अगर किए भी गए हैं तो वो सफिशेंट नहीं है, उनको मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए। और क्या कहते हैं, अब आप इसी से अंदाज़ा करें कि लाहौर जैसे बड़े शहर में पूरा मतलब ये तकरीबन 1.5-2 करोड़ आबादी का शहर है, इसमें एक डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट है सिर्फ प्रॉपर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। उसके अलावा आप देख लें जितने भी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स या न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट ही नहीं है। जब डिपार्टमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के बच्चों को असिस्टेंस मिलेगी। तो मेरा तो यही है कि गवर्नमेंट को इस लेवल पे सोचना चाहिए, तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में इसका डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, इनके लिए थेरेपीज़ अरेंज करनी चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम यह है कि एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल उस पर लोड है, थेरेपीज़ असूलन वीकली होनी चाहिए, लेकिन रश की वजह से बारी 1-2 महीने के बाद आती है। तो जैसी बात थेरेपी इफेक्टिव मतलब इतनी डिले से होगी तो इफेक्टिव नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे सोचना चाहिए और प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, इनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए जब ये बड़े हों, और असिस्ट करना चाहिए और स्पेशली वालिदैन को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो इसको डील कर सकें। ठीक है सर। डॉक्टर सईद खुज़ैमा अरसलान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पा रहे होते उनका जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर के पास मुआयना करवाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ऐसे बच्चे जो आपके साथ पढ़ते हैं या आपकी सोसाइटी में आपके साथ किसी भी तरह लिंक हैं, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। यहाँ वक्त पर मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।